किसी भी सॉफ्टवेयर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसको सीखने में क्या डिफिकल्टीज आएंगी, कौन सी चीज़ों में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी, कौन सी चीज़ें बहुत ईजी है, कौन सी चीज़ें इंटरव्यू में पढ़नी चाहिए और कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए उस सॉफ्टवेयर को समझने के लिए। अब रिसेंटली कुछ दिन पहले कमेंट्स में किसी ने पूछा कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सैस। मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ के बारे में एक वीडियो से बताया जाए। तो आज मैं बताने वाला हूँ सैस की वो चीज़ें कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या डिफिकल्ट होता है, क्या ईजी होता है। ये जानने के बाद आपको सैस काफी इजी लगेगा या पता होगा कि क्या चीजें डिफिकल्ट है, इजी है, किस चीज को कितना टाइम लगेगा। अब समझो सैस में सबसे जो इजी टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं उसके फंक्शंस या ऑपरेटर्स या स्टेटमेंट। ये जो टॉपिक होती है काफ़ी इजी होते हैं, बट मेक श्योर करना है आपको लॉजिक क्लियर हो। ये टॉपिक्स तो छोटे होते हैं बट इनके लॉजिक क्लियर होने। सैस में डिफिकल्ट टॉपिक कौन से होते हैं जो डिफिकल्ट लगते हैं फ्रेशर को? वो है एरे, डू लूप, मैक्रो, सीक्वल। ये शायद डिफिकल्ट लग सकते हैं एक फ्रेशर को। अब इजी टॉपिक जो बेस सैस में आ गए वो सारे। अब देखो इसमें समझने वाली चीज़ क्या है, पीडीवी। पीडीवी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको ये पता चलता है कि सैस बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, कैसे वो डेटा को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, कैसे बिहाइंड द सीन वन बाय वन वो डेटा को इटरेट करता है आउटपुट बफर में और फिर फाइनली वो आउटपुट करता है। ये सारी चीजें पीडीवी के कॉन्सेप्ट में आती है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा अगर आप क्लिनिकल सैस सीख रहे हो तो उसमें एसडीएम एडम लगेगा। टेबल लिस्टिंग थोड़े इजी पड़ेंगे बट एसडीएम एडम ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसडीएम एडम में बेस, एडवांस, क्लिनिकल का जो आपने सीखा होता है उन सबका कॉम्बिनेशन यूज होता है। देखो बेस सैस में आपने फंक्शंस, ऑपरेटर, स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये सारी चीजें सीख ली, ठीक है, प्रॉक स्टेप्स। अगर आपने लॉजिकली समझ ली ना, देखो एक होता है कोड को लिखना, एक होता है कोड को समझना, दोनों में बहुत अंतर है। आप जहां से भी कोडिंग सीख रहे हो या सैस सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो तो आपको कोड को लिखना नहीं समझना, आपको कोड को समझना है कि ये कोड मैं लिख क्यों रहा हूं। अगर आप सिर्फ लिख रहे हो उस कोड को देन नो यूज, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप लिख रहे हो। देखो कोडिंग होता क्या है, एक सिंपल भाषा में कोडिंग वो लैंग्वेज है जिससे आप सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर पाते हो। सॉफ्टवेयर में आप वो पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखते हो, सॉफ्टवेयर उस चीज को अंडरस्टैंड करता है, फिर आपको उसके बदले कुछ एग्जीक्यूशन देता है, कुछ टास्क परफॉर्म करता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर को हमारी भाषा नहीं आती ना हमें सॉफ्टवेयर की भाषा आती है, तो अगर नहीं आती है तो हमें सीखनी पड़ती है उसकी भाषा, क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं सीख सकता। आज के टाइम पे वो चीजें भी चल रही है कि सॉफ्टवेयर हमारी भाषा सीख पाए। अभी तक तो मेजरली वही है कि आपको जो सॉफ्टवेयर पे काम करना है उस सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, इसलिए हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो लैंग्वेज कुछ नहीं होता, एक कम्युनिकेशन होता है। एक ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे कम्युनिकेशन होता है वैसे ही सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशन होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना, आपने एक भी वर्ड लिखा है ना सॉफ्टवेयर में, उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। खास करके सैस में आपको पता है हाईलाइट हो जाते होंगे ब्लू, जो भी ब्लू हो जाते हैं उनको स्टेटमेंट्स भी हम बोलते हैं। चाहे वो डेटा स्टेप हो, चाहे आप सेट लिख रहे हो, चाहे आप कंडीशन लिख रहे हो, स्टेटमेंट्स वो चीजें हो गई जो सॉफ्टवेयर को आप बोल रहे हो और उसको समझ में आ रहा है। अब इन सब के अलावा जो क्लिनिकल के कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझो आपने बेस एडवांस में सॉफ्टवेयर तो सीख लिया, बट क्लिनिकल में कुछ चीज़ें होती है, जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट होता है, सीआरएफ होता है, मॉक शेल्स होते हैं, स्पेक्स होते हैं। अब इन सब का यूज़ क्या होता है? एक सिंपल सा यूज़ है। देखो आपने सैस सॉफ्टवेयर तो सीख लिया, बट ये जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर रोल होते हैं उनमें सैस सॉफ्टवेयर एक टूल होता है। वो एंड गेम नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि वो टूल ही सब कुछ है। नो डाउट उस सॉफ्टवेयर पे उस टूल की काफ़ी वैल्यू है, 90% कॉन्ट्रीब्यूशन उसका है, बट डोमेन नॉलेज भी आपको होना चाहिए। डोमेन नॉलेज मीन्स कि इस रोल के अलावा, मतलब इस सॉफ्टवेयर के अलावा इस रोल पे और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको प्रोटोकॉल पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे रीड करते हैं, मॉक शेल्स कैसे रीड करते हैं या कैसे उसको क्रिएट करते हैं, कैसे स्पेक रीड करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल फेसेस क्या होते हैं, सीआरएफ क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि बहुत ईजी होती है। तो इन चीज़ों को समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर आपको किसी ने बताया हो तो। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, व्हाट इज एसडीएमआईजी, एसडीएमआईजी क्या होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सारे जो क्लिनिकल के जो इस रोल पे यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि सीआरएफ, मॉक शेल्स, ये सारी चीज़ें, तो मैं स्पेशली इन चीज़ों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। व्हाट इज़ सीआरएफ, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, व्हाट इज़ मॉक शेल, व्हाट इज़ एसडीएम स्पेक, इनके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा और उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको नहीं पता है तो। ये चीज़ें तो काफ़ी ईजी होती हैं बट आपको लॉजिकली अंडरस्टैंड करना है। एसडीएम लोगों को डिफिकल्ट क्यों लगता है? यू नो वाई? क्योंकि एसडीएम में बेस एडवांस की कोडिंग यूज़ करते हो, प्लस क्लिनिकल के लॉजिक्स, प्लस आप कुछ डॉक्यूमेंट को भी रेफर करते हो, प्लस आप डेटा को भी कॉल करते हो। तो जब आपने बेस एडवांस में सिर्फ एक सिंगल चीज सीखी होती है, जब एसडीएम डेटा सेट क्रिएट करना रहता है तो उसमें बेस एडवांस प्लस डेटा कॉल करना प्लस मॉक शेल रेफर करना या स्पेक रेफर करना, ये सारी चीजें जब एक साथ करते हो ना तब आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है।
बट क्लिनिकल में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होती है पता है? लॉजिक्स की। लॉजिक्स यानी लेट सपोज आपने एडम डेटा सेट क्रिएट कर रहे हो, तो आपने डेट फ्लैग क्रिएट किया, तो डेट फ्लैग क्यों क्रिएट किया? स्टार्ट डेट का एक फ्लैग क्रिएट किया, तो आपने क्यों किया? एक सिंपल सा रीजन है, कल ही मैं मेरे स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहा था। देखो एडम डेटा सेट्स किस लिए होते हैं? मिसिंग वैल्यूज को इंटरप्रिटेट या इंप्यूट करने के लिए। सो लेट सपोज हमारे पास एक स्टार्ट डेट का वेरिएबल है जिसके अंदर स्टार्ट डेट का डेटा होना चाहिए, बट वहां पे हमारे पास ईयर एंड मंथ का डेटा अवेलेबल है। समझो कि ये फॉर्मेट है ईयर मंथ एंड डे। ईयर एंड मंथ का डेटा अवेलेबल है बट डे का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा? उन डेट्स के लिए हमें एक फ्लैग क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि डे मिसिंग है, और फिर हमें इम्प्यूटेशन करना होगा। स्टार्ट डेट को हम मोस्टली 01 से या फर्स्ट डे को डे से इम्प्यूट कर देते हैं, यानी डिपेंड ऑन स्टडी टू स्टडी कि स्टडी में क्या रिक्वायरमेंट है। स्टडी में जो डे मेंशन किया होगा स्टार्ट डे, मिड डे, उस डे से हम मिसिंग डेट को रिप्लेस कर देते हैं। सिमिलरली अगर मंथ एंड डेट दोनों मिसिंग है तो आप वहाँ पे फ्लैग दोगे कि मंथ मिसिंग है, क्योंकि अगर मंथ मिसिंग है तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे डे भी मिसिंग होने वाला है, राइट? तो इस तरह से आप इम्प्यूटेशन करते हो। सिमिलरली अगर सारी चीजें मिसिंग है, ठीक है, मोस्ट प्रोबब्ली ऐसा नहीं होता है, तो आप वहाँ पे ईयर का इम्प्यूटेशन दे दोगे कि फ्लैग दे दोगे वहाँ पे, और मिसिंग वैल्यू को इंटरप्रिटेट करते हो। एक सिंपल सा लॉजिक और बताऊं, लेट सपोज स्टार्ट डेट में तो 01 से आपने कर दिया। एंड डेट में क्या होता है? आपको पता है कि एंड डेट की जो वैल्यूज होती हैं वहाँ पे अलग अलग डेट वैल्यूज होती हैं। समझो किसी मंथ में 28 दिन है, किसी मंथ में 31 दिन है, मतलब कितने भी दिन हो गए, तो वहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यू देनी होगी। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा पर्टिकुलरली कि ये मंथ में इसका ये एंड डेट हमें देना है, ये मंथ का ये एंड डेट देना है। आप उसको ऑटोमेट भी कर सकते हो। सो आपको ये लॉजिक समझने की जरूरत है कि आप एसडीएम एडम में जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो वो क्यों क्रिएट कर रहे हो, उसमें क्या डेटा स्टोर हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम द प्रोग्रामिंग लॉजिक। बेस और एडवांस में आपका लॉजिक प्रोग्रामिंग तक रहना चाहिए कि ये मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है, ये मैं जो कोड लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है, इससे क्या आउटकम हो रहा है, इससे क्या चेंजेस हो रहा है, इससे क्या मीनिंगफुल हो रहा है। क्लिनिकल में आपको बिहाइंड द सीन समझना पड़ेगा कि मैं ये जो क्रिएट कर रहा हूँ वेरिएबल, ये वेरिएबल क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें कौन सा डेटा स्टोर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कौन से वेरिएबल में से डेटा कॉल कर रहा हूँ। तो देखो जो सबसे इजी लगेगा आपको बेस एस लगेगा, जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा एडवांस एस, बट एडवांस एस बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा। देखो बेस एस तो हर जगह ही यूज़ होने वाला है। 80% और 70% ऑफ टाइम आप क्लिनिकल साइज के रोल पे बेस साइज की प्रोग्रामिंग कर रहे होगे। जो एडवांस साइज का यूज़ है वो कम ही होगा, 10-20% ऑफ टाइम ही, लेकिन वो 10-20% वो बहुत ही पावरफुल है। इट्स लाइक पावरफुल वेपन। आप मैक्रो एंड मेंड जो थर्ड टाइप ऑफ मैक्रो होता है उससे आप काफ़ी सारे कोड, अपने ही कोड ऑटोमेट कर सकते हो। ऐसे भी काफ़ी रिपीटेटिव जो वेरिएबल्स होते हैं जिन पे बार बार परफॉर्म करना है, लेट सपोज 10 वेरिएबल है, उन सब पे एक ही टास्क परफॉर्म करना है, तो आप ग्रुप कर सकते हो एरे से और उन पे सेम टाइम पे परफॉर्म कर सकते हो। अगर एरे, डू लूप, मैक्रो को मैं कंबाइन कर दूं तो काफ़ी सारा प्रोसेस ईजी हो जाता है। तो इन शॉर्ट देखो जो सबसे ज़्यादा ईजी लगने वाला है आपको बेस एस, जो डिफिकल्ट थोड़ा सा लगेगा वो है एडवांस एस, जो सबसे ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगने वाला है वो है एसडीएम और एडम डेटा सेट्स। ठीक है, एडम फिर भी इजी लगेंगे, एसडीएम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, टेबल लिस्टिंग इजी लगेंगे। तो बेस साइज में किस चीज पे फोकस करना है? प्रोग्रामिंग लॉजिक, ये कोड, क्योंकि बेस साइज में आप कोड सीखते हो तो ये कोड मैं क्यों लिख रहा हूँ। एडवांस साइज में किस चीज पे फोकस करना है कि ये जो मैं ऑटोमेशन या जो मैं सीख रहा हूँ कि एडवांस साइज में एडवांस लेवल ऑफ चीजें होती हैं, प्रोग्रामिंग ही नहीं, उसमें ऑटोमेशन हो रहा होता है, ग्रुपिंग यानी मल्टीपल वेरिएबल्स पे या मल्टीपल डेटा पे चीजें परफॉर्म हो रही होती हैं। तो आपको देखना है इससे क्या इंपैक्ट हो रहा है, इससे मैं क्या रियल टाइम में चेंजेस कर पा रहा हूँ। एडवांस साइज के बाद क्लिनिकल साइज में आपको समझना है कि ये डॉक्यूमेंट का क्या यूज है। क्लिनिकल साइंस में जैसे डॉक्यूमेंट प्रोटोकॉल, सीआरएफ, मॉक शेल, ठीक है, वो समझने वाली चीजें हैं। फिर वैसे तो सारी चीजें समझने वाली हैं, बट बेस एडवांस में प्रोग्रामिंग समझना होता है। क्लिनिकल साइंस में आपको मेजरली डॉक्यूमेंट फ्लो, ये सारी चीजों पे फोकस करना रहता है। एसडीएम एडम पे हर चीज का कॉम्बिनेशन होता है। एसडीएम एडम टेबल लिस्टिंग, देखो आपके रोल पे ये 4 चीजों का आउटपुट होता है, एसडीएम एडम टेबल लिस्टिंग। तो इन चारों चीजों में आपको सारी चीजें यूज होती हैं, बेस भी, एडवांस भी, क्लिनिकल भी, प्लस आप उन चीज़ों को मिला के एक सिंगल चीज़ क्रिएट कर रहे होते हो, या तो एसडीएम डेटा सेट, एडम डेटा सेट। तो काफ़ी सारी चीज़ें कंबाइन होती है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। और पीडीवी एक पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे आप चीज़ें समझ सकते हो। अब इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा बेसिस इंपॉर्टेंट होता है, फिर एडवांस सैस, फिर क्लिनिकल सैस और फिर एसडीएम एडम। देखो अगर आप क्लिनिकल रिसर्च कंपनी के इंटरव्यू दे रहे हो तो एसडीएम एडम टेबल लिस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियोस में बोलता हूँ एक एसडीएम डेटा सेट, एक एडम डेटा सेट, एक टेबल एंड एक लिस्टिंग आपको हमेशा रेडी करके ही जाना है। और रेडी ऐसा नहीं कि आपने जस्ट उसको कर दिया रेडी,
क्योंकि रेडी करना था। आपको वो चीज़ समझ के जानी है कि वो डेटा सेट कैसे क्रिएट हुआ, बिहाइंड द सीन उसमें क्या लॉजिक था। ये चीज़ें आप अपने ट्रेनर से पूछ सकते हो, क्योंकि लॉजिक एसडीएम एडम में आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। प्रोग्रामिंग तो आपने बेस एडवांस में सीख ली है, तो जो एसडीएम एडम टेबल लिस्टिंग में प्रोग्रामिंग करोगे ना, वो 99% आपको समझ में आएगी ही। आपको नहीं आएगी ऐसा नहीं होगा, बट उसमें लॉजिक्स होते हैं कि ये वेरिएबल क्यों क्रिएट किया, ऐसी प्रोग्रामिंग क्यों की गई, ये इंपुटेशन क्यों दिया, ठीक है, उस वेरिएबल में से इस वेरिएबल में डेटा क्यों कॉल किया गया, ये मर्जिंग मैंने क्यों की, ये शॉर्टिंग मैंने क्यों की। ये लॉजिक्स आपको सारे क्लियर होने चाहिए। और एसडीएम एडम या एसडीएम डेटा सेट को अगर क्रिएट कर रहे हो, तो अगर बिहाइंड द सीन डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं रेफर करूंगा आपको, आप एसडीएम आईजी डॉक्यूमेंट को ओपन करो। उसमें एमएच डेटा सेट के ऊपर डिटेल में चीज़ें लिखी गई होंगी, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, अंदर कितने वेरिएबल होते हैं। आपके ट्रेनर आपको काफ़ी हिस्सा पढ़ा देंगे, उसके बाद थोड़ा सा आप और पढ़ोगे तो आपको ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये था कुछ ओवरव्यू, ठीक है, एक क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर रोल के लिए और सैस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज़ के लिए। अगर कोई चीज़ मैंने वीडियो में मिस कर दी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ट्राई करूँगा उसे अगली वीडियो में कवर करूँ। और कोई शॉर्ट आंसर होगा तो मैं कमेंट में ही देने का ट्राई करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।